हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अनमोल का अपार्टमेंट। जिया ने अनमोल के सामने अपने प्यार का इजहार किया था और अनमोल लगातार उसे घूरे जा रहा था। अनमोल को कुछ भी ना कहता हुआ देखकर जिया थोड़ा सा अनमोल के पास आकर बोली, प्रोफेसर। अनमोल जिया को कंधे से धक्का देते हुए गुस्से से बोला, निकलो मेरे घर से और दोबारा कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अनमोल के रिएक्शन पर जिया हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो प्रोफेसर? ऐसा क्या है उस रिया में जो उसके साथ आप रह सकते हो लेकिन मेरे साथ नहीं? अनमोल जिया की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, रिया को मैंने चुना है। रिया के दिल में अपने लिए जगह मैंने बनाई है। तो तुम समझ सकती हो ना कितना प्यार करता हूँ मैं रिया लूथरा से। तो अपना ये भाड़े का प्यार उठाओ और दफा हो जाओ। जिया अपनी आंखों में नमी लिए बोली, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? अनमोल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जिया के बाजू को पकड़ उसे खींचते हुए बोला, निकलो तुम। जिया अनमोल के हाथ को पकड़कर रोकते हुए बोली, हम बैठकर बात करते हैं ना, मुझे एक बार मौका दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मुझे आपसे बहुत प्यार है सर। अनमोल जिया की बातों को इग्नोर कर दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने ही रिया अपने हाथों में कुछ सामान पकड़े खड़ी हुई थी। रिया जिया और अनमोल को देखते हुए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अनमोल रिया की बात पर जिया के हाथ को छोड़ उसे अपने पास लाकर बोला, रिया थैंक गॉड तुम आ गई। रिया कन्फ्यूजन में जिया को देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो जिया? अपनी आंखों में नफरत लिए रिया को घूरते हुए बोली, तुम मर क्यों नहीं जाती? अनमोल जिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर बोला, निकलो यहाँ से। जिया अपने गाल पर हाथ रखे नम आंखों से अनमोल की तरफ देखने लगती है। वहीं रिया सुन्न रहकर जिया को देख रही थी। अनमोल रिया के अंदर खींचकर जिया के बाजू को पकड़ उसे अपार्टमेंट से बाहर निकालते हुए बोला, दोबारा कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना पता नहीं मैं खुद को कैसे रोकूंगा। जिया अनमोल से अपने बाजू को छुड़ाते हुए रिया को देख गुस्से से बोली, तुम चाहती क्या हो मुझसे? हर बार तुम मेरी पसंद की चीज़ क्यों छीन लेती हो, चाहे स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो या फिर प्रोफेसर? तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी ज़िंदगी से? अनमोल गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम क्यों नहीं चली जाती हमारी ज़िंदगी से? तुम वो थर्ड पर्सन बन के आ रही हो जो मैं डिजर्व नहीं करता। मैं रिया लूथरा से प्यार करता हूँ, समझी? इतना कहकर अनमोल गुस्से में जिया के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिया दरवाजे पर मारते हुए गुस्से से बोली, मेरी खुशियाँ छीन कर तुम कभी खुश नहीं रहोगे रिया, देख लेना। इतना कहते हुए रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अनमोल गहरी सांस ले रिया के हाथ को पकड़कर बोला, क्या लेकर आई थी मेरे लिए? रिया अनमोल की आवाज़ पर होश में आती है और घबराते हुए कहती है, वो क्या कह रही थी? वो ऐसा कैसे कर सकती है? अनमोल रिया के चेहरे को पकड़ कर बोला, यू डोंट नीड टू पैनिक सो मच। पागल है वो, कुछ भी कह रही थी। रिया अपनी आंखों में नमी लिए अनमोल से बोली, क्यों? लोग मेरी फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। मैं किसी के बीच नहीं आती। अनमोल पहले प्रकृति ने इतना सुनाया और जिया विकल्प सिर्फ मेरा दोस्त है। अनमोल रिया के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, कुछ भी बकवास चीज़ सोचकर खुद के दिमाग को खराब करना बंद करो। रिया अनमोल की बात पर उसके सीने से लग जाती है तो अनमोल उसे गले लगाते हुए कहता है, रिया जो कुछ भी हुआ एक ड्रामा समझकर भूल जाओ। रिया अनमोल की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बताओ, क्या आपको भी? अनमोल रिया को घूरते हुए बोला, चुप रहो, मैंने कहा ना, भूल जाओ। रिया अनमोल से दूर होते हुए बोली, मैंने सोचा था कि हम आज दिन भर साथ रहकर मूवी देखेंगे, फिर रात को कैंडल नाइट डिनर करेंगे घर पर, इसलिए मैं स्नैक्स लेकर आई थी। अनमोल रिया की बात पर उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में
उठाते हुए बोला, चलो हम कुछ नया ट्राई करते हैं। रिया अनमोल के कंधे पर हाथ रखते हुए हैरानी से बोली, मैं यहाँ पर अभी टेंशन में मरी जा रही हूँ और आपको रोमांस का सूझ रहा है। प्रोफेसर अनमोल रिया को बेडरूम में लाते हुए बोला, तुमने मुझे इतने कसकर गले लगाया कि मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इतना कहकर अनमोल रिया को बिस्तर पर लाकर बैठा देता है। रिया अपना सिर उठाकर अनमोल को देखते हुए बोली, ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा। अनमोल अपने एक हाथ से अपने टी शर्ट को निकाल कर फेंक रिया को गर्दन से पकड़ झुककर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, हमने पहले ही जल्दबाजी कर रखी। ये कहते हुए अनमोल के हाथ रिया के गर्दन को धीरे धीरे सहला रहे थे। रिया अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए अनमोल की तरफ देखती है, जो कि अपर बॉडी से शर्टलेस था और उसके एब्स काफ़ी हॉट लग रहे थे, जिसे देखते हुए रिया का गला सूखने लगता है। अनमोल खुद को निहारता हुआ पाकर रिया को थोड़ा और नज़दीक आकर बोला, क्या हुआ रिया? अनमोल की बात पर रिया छोटा सा मुंह बना लेती है, जिस कारण वो और क्यूट लगने लगती हैं और उसके गाल पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं और अनमोल के किस करने के कारण उसके होठ ऑलरेडी चेरी की तरह रेड हो गए थे। अनमोल गहरी सांस भरते हुए बोला, रिया तुम्हारा मैं क्यूटनेस मुझे सिरधूस कर रहा है और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। रिया अपनी गुलाबी आंखों से अनमोल की तरफ देखती है तो उसकी नज़र फिर से अनमोल के मस्कुलर चेस्ट पर चली जाती है, जिसे देखते रिया अपने हाथों को मलते हुए कहती है, प्रोफेसर। अनमोल रिया के कान पर हल्का हल्का किस और बाइट करते हुए धीरे से बोला, अम्मा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अनमोल की सेंसेशन आवाज़ को सुनकर रिया की हार्टबीट और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए कहती है, आप मुझे सीड्यूस कर रहे हो। जिस पर अनमोल टेढ़ी मुस्कान के साथ रिया के चेहरे को घुमाकर अपनी तरफ कर उसके होठों पर हल्का किस करके बोला, तुम्हें खुद को कंट्रोल करने के लिए कौन कह रहा है? रिया चिढ़ते हुए बोली, आप इतने धीरे बात क्यों कर रहे हो? मेरी हालात पहले से खराब हो रही है और आपकी एक गर्म सांसें मेरे शरीर को जला रही हैं। अनमोल रिया को बिस्तर पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आकर बोला, चलो तुम्हारी सारी गर्मी को मैं ठंडा कर देता हूँ। इतना कहकर अनमोल रिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो रिया उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, 1 मिनट। अनमोल की भौवें तन जाती है और इरिटेशन में रिया को देखते हुए कहता है, व्हाट रिया? रिया अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए छोटा सा मुंह बनाकर बोले, आप ठरकी जैसा बिहेव कर रहे हो। अनमोल कंफ्यूज होकर बोला, व्हाट ठरकी? तुम बीपलों के साथ रहकर क्या बकवास चीज़ें सीख रही हो? जिस पर रिया मुंह खुलकर बोली, आप इस तरीके से मेरे बापी को बुरा भला नहीं कर सकते। अनमोल अपनी सांसों को काबू करते हुए बोला, रिया मैं ऑलरेडी अपने कंट्रोल को खो चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ रफ नहीं होना चाहता। प्लीज़ स्टॉप प्रोवोकिंग मी। रिया अनमोल की तरफ देखती है, जिसका चेहरा लाल हो गया था और वो गहरी सांस से ले रहा था और उसकी सांसें रिया के चेहरे पर टकरा रहे थे। रिया अनमोल को देखते हुए अपने होठों को लिक करती है, जिसे देखकर अनमोल तुरंत उसके होठों को अपने गिरफ्त में भर लेता है और अगले ही पल उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे और अनमोल अभी भी रिया को किस कर रहा था। अनमोल रिया के क्लीवेज को देखते हुए थोड़ा सा और नज़दीक आकर बोला, तुम्हारे मास्टर्स के बाद हम दोनों शादी करेंगे और मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। रिया, जो कि अपनी आंखें बंद कर अनमोल के छुअन को महसूस कर रही थी, अनमोल की बात पर अपनी आंखें खोल उसे देखते हुए बोली, प्रोफेसर। अनमोल, जो कि आगे बढ़ रहा था, रिया के बीच में रोकने पर गुस्से से बोला, क्या हुआ? रिया छोटा सा मुंह बनाकर बोली,
आपने कहा कि मेरे मास्टर्स के बाद शादी करनी है और अभी हम दोनों जिस पोजीशन में है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। जिस पर अनमोल रिया के कंधे को पकड़कर बोला, कुछ नहीं होगा। रिया अनमोल को फिर से रोकते हुए बोली, नहीं, और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा? क्यों, आप डैड नहीं बन सकते क्या? अनमोल रिया के मुंह पर हाथ रख कर बोला, चुप रहो। रिया अनमोल को घूरने लगती है और अनमोल अपने हाथ को हटाकर रिया के होठों पर फिर से किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। रिया के कराहने की आवाज़ उस कमरे में शोर करने लगती है। इधर सारंग बिल्ला में शोभित का कमरा। अदिति दौड़ते हुए शोभित के कमरे में आती है और शोभित जो कि फ्रेश होकर कमरे में आ रहा था, अदिति सीधा जाकर उससे टकरा जाती है। शोभित अदिति को संभालते हुए बोला, क्या हुआ? कहाँ एक्सप्रेस बनकर दौड़े जा रही हो? अदिति शोभित की बात पर रोने लगती है, जिस पर शोभित हैरान होकर कहता है, मैंने तुम्हें ना डांटा ना कुछ कहा, तुम रो क्यों रही हो? अदिति बिना शोभित की बात का कोई जवाब दिए बस रोने लगती है, जिस कारण शोभित इरिटेट होकर कहता है, अदिति, क्यों तुम्हें किसी ने परेशान किया है क्या? अदिति बिना शोभित की बात का जवाब दिए बस रोने लगती है, जिस पर शोभित कमरे का दरवाज़ा जाकर अंदर से बंद करता है और अदिति को कंधे से पकड़कर बिस्तर पर बैठाते हुए कहता है, क्या हुआ है बताओ। अदिति रोते हुए अपनी उंगली शोभित के सामने करके बोली, मेरी अंगूठी चोरी हो गई। शोभित अदिति के रिंग फिंगर को देखता है, जिसमें उनकी एंगेजमेंट रिंग नहीं थी, जिस कारण अदिति रो रही थी। शोभित अदिति को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुमने कहीं निकाल कर रख दिया होगा। नहीं, मैंने कहीं नहीं निकाल कर नहीं रखा, मुझे अच्छे से याद है, वो गुम हो गई, पता नहीं किसने मेरे उंगली से निकाल लिया। अदिति ने रोते हुए अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए कहा। शोभित इरिटेट होकर बोला, तुम्हारे जागते हुए भी तुम्हारी उंगली से अंगूठी कौन निकाल सकता है? अदिति, बेवकूफ़ जैसे बात करना बंद करो, तुमने कहीं पर रख दिया होगा, ठीक से याद करो। शोभित के डांटने पर अदिति गुस्से में खड़ी होकर बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो। मैं कह रही हूँ ना, किसी ने मेरी अंगूठी चुरा ली है, मैं जाकर अभी वापी से कंप्लेन करूँगी और वापी देखना उसको ढूंढ निकालेंगे। आप किसी काम के नहीं हो, यूजलेस पर्सन। इतना कहकर अदिति गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। शोभित हैरानी से अदिति को जाता हुआ देखता रह जाता है। इधर अदिति विप्लो के कमरे में आती है तो देखती है विप्लो चार्ली को गले लगाकर उसके साथ खेल रहा था। विप्लो अदिति को अपने कमरे में देखकर चार्ली को संभालते हुए बोला, क्या हो गया बनी, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? अदिति विप्लो की बात पर छोटा सा मुंह बना उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, वापी देखो, मेरी उंगली चोरी हो गई। विप्लो अदिति की उंगली को देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी उंगली तो सही जगह पर है। अदिति अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोली, सॉरी, मिस्टेक हो गया, मेरी अंगूठी चोरी हो गई। विप्लो अदिति की बात पर एक नज़र उंगली को देखकर बोला, यार, तुम्हारा फियोसी बहुत अमीर है, तुम्हारे लिए नया ले आएगा, तुम इस तरीके से नाक रोना बंद करो। अदिति विप्लो की बात पर मुंह फुलाते हुए बोली, लेकिन मैंने जो सीनियर को अंगूठी पहनाई थी उन्होंने अभी भी पहन रखी है और उन्होंने जो मुझे पहनाई मैंने गुमा दी। विप्लो चार्ली को बिस्तर पर बैठाकर खड़ा हो सोचते हुए बोला, चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि आखिर तुम्हारी अंगूठी गई कहाँ। मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है। विप्लो की बात पर अदिति अपना सिर हिलाती है और दोनों अदिति के अंगूठी को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर सारंग कंपनी में मृत्युंजय कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था और उसके सामने दीप वत्सल बैठा था। मृत्युंजय बिना किसी भाव के दीप को देखते हुए बोला, तुम्हारा यहाँ आने का इरादा क्या है? मृत्युंजय सारंग की बर्बादी जो सब चाहते हैं, दीप ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा।
दीप की बात पर मृत्युंजय टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मृत्युंजय सारंग को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें से तुम खुद एक हो। मृत्युंजय की बात पर दीप अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। मृत्युंजय अपना हाथ दिखाते हुए बोला, यहाँ पर शोर करना बंद करो, क्योंकि मुझे तेज आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद। दीप अपनी मुट्ठी मजबूती से भींचकर अपने दांत पीसते हुए बोला, मृत्युंजय सारंग, लोग गवाह है, तुमने और तुम्हारे पूरे खानदान ने न जाने कितने के पेट की रोटी छीनी है। मृत्युंजय दीप की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। मृत्युंजय सारंग का साम्राज्य धोखेबाजों के खून बहा कर बनाई गई है। दीप अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, तो अब सारंग परिवार के खून बहने की बारी है और एक बार फिर वत्स कॉर्पोरेशन टॉप 10 में चमकेगा। सपने देखने में कोई रोक नहीं होती वत्स, लेकिन सपने उन्हें साकार होते हैं जिनकी नीयत में खोट नहीं होती, और तुम्हारी नीयत में खोट है। मृत्युंजय ने बिना किसी भाव के कहा। दीप मृत्युंजय की बात पर खड़ा होकर बोला, वो तो वक्त बताएगा मृत्युंजय किसकी नीयत में खोट है। मृत्युंजय दीप की बात पर बोला, मेरे काम के बीच में मत आओ, वरना मौत के मुंह में जाओगे। दीप रुककर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तो काम नहीं करूँगा जो तुमने किया। मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलता है और ऋतिक अपने ठंडा औरे के साथ अंदर आता है। दीप की नज़र जब ऋतिक पर जाती है तब वो 2 कदम पीछे हो जाता है। ऋतिक दीप को देखकर बिना किसी भाव के बोला, रोज इज रेड, ब्लड इज रेड एंड योर फेयर इज वाइट, और तुम हमसे मुकाबला करने चले आए वत्स। दीप व्यंग भरी मुस्कान के साथ ऋतिक को देखते हुए बोला, बहुत जान है तुम में। नहीं, अपनी माशूका अपने भाई को खोने के बाद भी इतनी जान है तुम में कि तुम मरने का ख्याल भी दिमाग में नहीं लाते। ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर दीप की बात पर बोला, क्या है ना, तुम्हारी बेटी के बड़े होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर सोच रहा था उसे अपना बना लूँगा। दीप अपने दांत पीस कर बोला, अपने औकात में रहो, मेरी कोई बेटी नहीं है। मृत्युंजय दीप की बात पर बोला, तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ हम सोचना शुरू करते हैं वत्स। कैपटाउन में तुमने अपने ससुर और सास के पास अपनी बेटी को छुपा कर रखा है, जो कि महज 7 साल की है। दीप मृत्युंजय की बात पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, अपनी सोच अपनी नज़र मेरी बेटी से दूर रखो। ऋतिक हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, देखो तुम्हारा चेहरा फिर से डर से सफ़ेद हो गया। फिर दीप के गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोला, जब तेरी कमजोरी है तो उस कमजोरी को कमजोरी बनाकर क्यों नहीं रखता, जब जुबान क्यों चला रहा है। दीप ऋतिक को खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, डरता नहीं हो तुमसे, मुझमें अभी भी इंसानियत है, जिस कारण मैं अपनों को खोना नहीं चाहता। ऋतिक बिना किसी भाव के दीप को देखते हुए बोला, मुझमें बिल्कुल इंसानियत नहीं है दीप वत्सल, इसलिए जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। सारंग या फिर किसी पर भी नज़र डालने की कोशिश करोगे तो मैं बिना किसी इंसानियत के किसी को भी मार सकता हूँ, और इस बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऋतिक की बात पर दीप की आंखों के सामने कुछ झलकियाँ आकर गुजर जाती हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलता हुआ देखकर मृत्युंजय और ऋतिक दोनों दीप पर एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। बोला, हम बिजनेस में लड़ाई करेंगे, परिवार के बीच में नहीं लाना है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम चीटिंग मत करना, मैं तो वैसे भी चीटर नहीं हूँ। दीप मृत्युंजय को घूरते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद ऋतिक आराम के साथ कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इसका काम तमाम करो ना। मृत्युंजय ऋतिक के चेहरे को एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो।
ऋतिक मृत्युंजय को देखते हुए बोला, क्यों, मैं ठीक नहीं लग रहा क्या? मृत्युंजय, नहीं। मैं अपनी गर्दन हिलाकर बोला, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उसने अचानक कुछ बीते हुए कल को सामने लाने की कोशिश की। ऋतिक आह भरते हुए सिगरेट को निकालता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। ऋतिक मृत्युंजय की बात पर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय उसे जाता हुआ देखता है और कुछ देर बाद उसके कुछ क्लाइंट और पार्टनर्स के साथ मीटिंग कंप्लीट कर अपने केबिन में आता है। मृत्युंजय जब अपने केबिन में आता है तो देखता है वहाँ पर बहुत सारे सिगरेट के बट्स नीचे गिरे हुए थे और ऋतिक खिड़की के पास सोफे के सिरहाने पर बैठे सिगरेट का कश लगा रहा था। मृत्युंजय जाकर खिड़की का दरवाज़ा खोल ऋतिक को घूरते हुए बोला, तुम बाहर जाकर नहीं स्पोक कर सकते, मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हो? जिस पर ऋतिक ठंडी नज़र से मृत्युंजय को देखने के बाद फिर से एक सिगरेट निकाल लेता है, जिसे मृत्युंजय छीनकर अपने होठों पर लगाते हुए कहता है, बहुत पी चुके हो, सुट्टेबाज बनने की ज़रूरत नहीं है। ऋतिक अपने खाली हाथ को देखते हुए माउथ फ्रेशर खाकर बोला, आपकी बीबी चिल्लाती नहीं है? अगर आप जब आप स्मोक करते हो? मृत्युंजय बाहर मुंबई को देखते हुए बोला, पहले डरती थे मुझसे और अब आप डरते हो। ऋतिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ऋतिक के चिढ़ाने वाली मुस्कान को देखकर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, मैं डरता नहीं हूँ उससे, बस उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। ये कहते हुए मृत्युंजय अपने पॉकेट में लाइटर चेक करने लगता है, जिस पर ऋतिक लाइटर से उसके सिगरेट को जलाते हुए कहता है, आपकी वाइफ काफ़ी क्यूट है। मृत्युंजय कस लेकर धुआं को छोड़ते हुए बोला, मेरी वाइफ पर नज़र डालना बंद करो, वो बचपन से ही क्यूट है। ऋतिक मृत्युंजय की बात पर आगे कुछ नहीं कहता कि वहाँ पर अमृत आ जाता है और मृत्युंजय को सिगरेट पीता हुआ देखकर कहता है, लगता है कि महक से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी, लड़का दिन ब दिन बिगड़ रहा है। अमृत की आवाज़ पर ऋतिक एक नज़र से देख मृत्युंजय से बोला, आपके इस भोले भंडारी को तीखी छुरी कैसे मिले? लेकिन कुछ भी कहो, है बड़ी कमाल की। अगर मुझे पहले मिल जाती तो अभी मेरी आगोश में होती। ऋतिक की बात पर अमृत कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? ऋतिक अजीब नज़रों से अमृत को देखते हुए बोला, यहाँ लड़की की बात हो रही है और तुम लड़के हो। ऑब्वियसली तुम्हारी वाइफ की बात कर रहा हूँ। कहाँ मिली तुम्हें खूबसूरती के साथ तीखी? काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है। अमृत ऋतिक को घूरते हुए बोला, उस पर नज़र डालने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा कम्युनिकेशन बिगाड़ दूंगा मैं। वैशाली सिर्फ मेरी है। ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ये तो समय का खेल है अमृत सारंग, अगर मुझे पहले तुम्हारी वैशाली मिल जाती तो आज वो वैशाली ऋतिक खन्ना होती। अमृत गुस्से में ऋतिक के पास आ उसके कॉलर को पकड़कर बोला, जान से मार दूंगा तुम्हें। मेरी वैशाली का नाम खुद के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करो। ऋतिक का चेहरा कठोर हो जाता है और वो भी अमृत के साथ हाथ को घूरने लगता है, जिस पर मृत्युंजय उन दोनों को अलग करते हुए ऋतिक से कहता है, कल दुर्गा विसर्जन है, इसलिए सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छे से कर रखना। ऋतिक लगातार अमृत के हाथ को घूरने लगता है, जिस पर मृत्युंजय उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, ऋतिक मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। ऋतिक मृत्युंजय के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोला, काम हो जाएगा। इतना कहकर ऋतिक अमृत के हाथ को पकड़कर मोड़ देता है, जिस कारण अमृत दर्द से कराह उठता है। मृत्युंजय ऋतिक को अमृत से दूर करते हुए गुस्से से बोला, ऋतिक अमृत भाई है मेरा, तुम उसे इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते। ऋतिक अमृत को धक्के के साथ छोड़कर उसे उंगली दिखाते हुए बोला, इफ़ यू पुट योर हैंड
ऑन माई कॉलर अगेन, सो थिंक अबाउट इट। इस बार सिर्फ हाथ मोड़ा है, अगली बार तोड़ दूंगा। इतना कहकर ऋतिक अपने कोट को ठीक करते हुए मृत्युंजय के केबिन से बाहर चला जाता है। अमृत अपनी मूंछ आए हाथ को देखते हुए गुस्से में मृत्युंजय से बोला, तुमने इस पागल को हमारी रक्षा के लिए बुलाया है या फिर हमारी जान लेने के लिए? मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, उसे वैशाली का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी उसका कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था, जबकि तुम उसके नेचर से वाकिफ हो। मृत्युंजय की बात पर अमृत अपने दांत पीसते हुए बोला, मृत्युंजय, जैसे तुम महक को किसी के साथ इमेजिन नहीं कर सकते ना, मैं वैशाली का नाम भी किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आपने उसे चमचे को समझा दो, मेरी बीवी और उसके सोच से भी दूर रहे, वरना तुम जानते हो मैं सीधा दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। इतना कहकर अमृत अपने हाथ को झटकते हुए गुस्से में मृत्युंजय के केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय सिगरेट पीते हुए मुंह बनाकर बोला, मैं क्या करूं, तुम लोग जानो, अब तो सिर्फ वत्स से लेना देना है। इतना कहते हुए मृत्युंजय कुछ सोचने लगता है। शाम का वक्त विप्लव और अदिति पूरे घर में अंगूठी को छान मार चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें अदिति की अंगूठी कहीं नहीं मिली थी। आखिर में अदिति की कुछ याद करते हुए बोली, एक मिनट, मेरे बैकपैक में है क्या? क्योंकि अचानक कल जब मैं प्रैक्टिस के लिए गई थी तब मैंने ग्लव्स पहनते हुए उसे निकालकर अपने बैग में डाल दिया था। विप्लव खुन्नस अदिति को देखते हुए उसके सिर पर मार कर बोला, तुम सच में बेवकूफ़ हो, मुझे कहते हैं लोग, तुम मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अदिति छोटा सा मुँह बनाकर बोली, काम काज के चक्कर में भूल गई थी, अब याद आ गया ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? विप्लव अदिति को घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे कारण मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया है। शाम के वक्त में चार्ली को घुमाने लेकर जाता हूँ और आज तुम्हारे कारण ले नहीं जा पाया। इधर वैदिक चार्ली को लाते हुए बोला, मैं लेकर जा रहा हूँ, आप अपनी बन्नी के साथ खेलो। विकल्प भी वैदिक के साथ आते हुए बोला, मैं भी थोड़ा बोर हो गया हूँ, चलो ये दोनों आप अपना होते रहेंगे। विकल्प ने अदिति की तरफ इशारा कर वैदिक के हाथ को पकड़कर कहा। वैदिक विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाता है और चार्ली के साथ तीनों गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। विप्लव अदिति को एक दूसरे को देखने के बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे शाम के नाश्ते की तैयारी चल रही थी। मीरा कशिश नित्या के साथ आए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली ध्रुवी भी आई हुई थी। उसे पता नहीं था कि सुधांशु वापस आ गया है। ध्रुवी किचन में महक के साथ ब्रेकफास्ट बनाने में मदद कर रही थी कि वहाँ पर मीरा और नित्या भी आ जाते हैं। नित्या ध्रुवी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है तो ध्रुवी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। महक नित्या और मीरा को देखते हुए बोली, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोगों को तो बैठकर बातें करनी चाहिए थी, मैं बस लेकर आ रही थी चाय। मीरा महक के हाथ से चाय को ट्रे लेते हुए बोली, हमारे आने वाले छोटे से चिंटू को आप इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती भाभी, आपको तो आराम करना चाहिए। महक हंसते हुए बोली, ये चिंटू कौन है? महक कुछ कहते उससे पहले ही ध्रुवी बोली, मृत्युंजय भाई। ध्रुवी की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, उनके कितने सारे नाम हैं? ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, हर इंसान नए नाम से बुलाता था, उनको बहुत सारे नाम हैं, बिल्लू, चिंटू, जय, और आपने भी एक निक नेम रखा है ना, बागड़ बिल्ला। दरवाजे पर खड़ा मृत्युंजय अंदर आते हुए बोला, और तुम्हारा नाम क्या है, गुंडी? ध्रुवी एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद मुंह बनाते हुए बोले, आप हमेशा मेरी बुराई करते हो, कुछ नया बोलो ना। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ ध्रुवी को घूरते हुए बोला, मेरी बीवी के सामने मेरी बुराई करने की कोशिश करोगे ना तो उल्टा लटका दूंगा तुम्हें। ध्रुवी खुन्नस में मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय उसे आंखें दिखाकर महक के हाथ को पकड़कर उसे ले जाने लगता है, जिस पर वैशाली आते हुए कहती है, आप कहाँ पर हमारी दीदी को बोरे की तरह खींचते हुए लेकर जा रहे हो?
वैशाली को देखकर मृत्युंजय चीरते हुए महक से बोला, देखो आ गई तुम्हारी बॉडीगार्ड। वैशाली एप्पल खाते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, हम तो हैं ही अपनी दीदी के बॉडीगार्ड। आप बताओ, आप खुद को कसाई समझ हमारी दीदी को बकरी समझते हुए कहाँ हलाल करने के लिए लेकर जा रहे हो। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हाँ बताइएगा कहानी को ख़त्म करें क्या। कुछ लोगों के कमेंट आ रही है कि कहानी बहुत बड़ी हो गई है, तो कमेंट में बताइए।